सभी भक्तों को जय बाबा जयराम दास जी महाराज की जय। मैं मास्टर होशियार सिंह मेरे कैमरामैन साथी दीपक वर्मा के मौजूद हूँ गांव पाली के सरपंच के पास। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं हर 2 महीने या 3 महीने के अंदर सरपंच साहब से लगातार कांटेक्ट में रहता हूँ, और उसका कारण भी है क्योंकि जब हम अपने नुमाइंदे को चुन करके ना यहाँ गांव को सौंपते हैं उनके हाथों में, तो हमारी इतनी जिम्मेवारी भी बनती है कि हम उनसे उनके कार्यकाल के दौरान जितने भी काम हुए हैं उनकी उनसे जानकारी लें कि उन्होंने अब तक क्या किया है। तो आइए मेरे साथ लगातार वीडियो में बने रहें, और जो भी साथी नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और शेयर करें ताकि ये खबर है वो हर व्यक्ति तक पहुंच सके। सरपंच साहब, सबसे पहले तो बीजेआरडी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ जो आप लोगों ने मुझे सेवा का मौका दिया, और उसके बाद में एक ये भी सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ कि मैं बाबा जयराम दास जी महाराज का परम भक्त हूँ, और बाबा जयराम दास जी महाराज के नाम से आपने न्यूज चैनल चलाया है। बड़ी खुशी होती है, और देखिए सर, होना भी चाहिए। जी आपने एक प्रतिनिधि के हाथ में गांव की कमान सौंपी है, उससे जी सवाल जवाब करने का आपका अधिकार भी है, और उससे पूछना भी चाहिए आपने जी क्या किया है हमारे लिए, क्या नहीं किया है। जी आपका अधिकार है जी। सरपंच साहब, सबसे पहले तो मैं शुरुआत करूंगा कि इससे पहले के जो वीडियो में आपने जो काम गिनवाए थे उनकी हम चर्चा नहीं करेंगे। उसके बाद जो बीजेआरडी न्यूज चैनल ने आपके सामने कुछ समस्याएं गांव की रखी थी, क्या उन पे कोई अपडेट आई है? जैसे सबसे पहले तो मैं बात करूं गांव के अंदर, गलियों के अंदर जहां पर लाइटों की जरूरत है वहां पे लाइट अभी तक शायद नहीं लगी है। दूसरा, एक हमारा जो पंचायत घर है वो अभी तक कंडम है, उसकी आप अपडेट दें। तीसरा ये है कि सोदवाला के पास एक जो सेंटर है वो बिल्कुल खाली पड़ा है। हमने पिछली बार भी 2-3 बार आपसे इस बारे में बात की है, परंतु उसके ऊपर भी आपने कोई संज्ञान नहीं लिया है। उसका कारण आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए सर, शोधवाला के पास जो अपना कन्या स्कूल चलता था, जी उसको हमने विधिवत रूप से देख लिया है। जी उसमें इस तरह की कोई संस्था खुलवाएंगे जी जिससे गांव के युवाओं को फायदा हो, जैसे कि लाइब्रेरी। जी लाइब्रेरी अगर खुलती है तो गांव का युवा उसके अंदर जाके पढ़ सकता है, जी लेकिन अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ है। जी क्योंकि पहले जब हमने लाइब्रेरी के लिए स्टाफ या महकमा जो आया था हमारे बीच में बिल्डिंग देखने के लिए, उस टाइम हमारे पास बिल्डिंग नहीं थी। हमने सती माता मंदिर दिखाया था, भेड़रिया का हॉस्पिटल दिखाया था, जी लेकिन वो बिल्डिंग मतलब कंडम होने की वजह से वो मतलब एलिजिबल नहीं थी, जी इसलिए वो नहीं हो पाया। दूसरा जो आपने लाइटिंग का बताया है, जी लाइटिंग के पीछे देखिए सर, सरपंच सरकारी। साहब, मैं आपको एक बार रोकना चाहूंगा कि पिछले 2 साल बीत चुके हैं और ये लाइब्रेरी की जो बात है आप लगातार करते रहे हैं, परंतु आज तक ये नहीं खुल पाई है। तो अगर कार्यकाल की हम बात करें तो 2 साल बीत चुके हैं, 3 साल और रह गए। अगर ये बात ऐसे ही चलती रही तो क्या लाइब्रेरी बन पाएगी? बिल्कुल आपकी बात जायज है, और देखिए अपने हाथ में जो कार्य होता है ना, ग्राम जी पंचायत जिसको कर सकती है, जी उसको तो तुरंत प्रभाव से अगर मैं ना करूं तो आप मुझे कह सकते हैं। जी लेकिन जो सरकार का कार्य जो हम ऊपर भेजते हैं, जी वो लगातार अपडेट है मेरे पास में 2 साल की। जी जब से मैं सरपंच बना हूँ, जब से मेरा एक ये ड्रीम था जी कि गांव के अंदर लाइब्रेरी होनी चाहिए, जिससे कि बच्चे यहाँ मतलब अपना कुछ भी अपना पढ़ सकते हैं। जी क्योंकि काफी सारे बच्चे मेरे पास आते हैं कि हमें लाइब्रेरी की जरूरत है, जी तो मैं उनको रिक्वेस्ट डाल के वीसी साहब के पास और सेंट्रल यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में भेजता हूँ। जी और ये बात आपकी जायज है, जी और इसका लगातार मैं भेजता रहा हूँ आपको। जेई साहब से, एसडीओ साहब से भी मैं आपको बातें करवा सकता हूँ। जी लगातार अपडेट लेता हूँ, जी क्योंकि मैं अपडेट नोटेड करके रखता हूँ और जी लगातार उनको फॉलो करता हूँ। बिल्कुल तो ये सरकार की थोड़ा सा अनदेखी की वजह से थोड़ा सा ये डिले हो रहा है, इसके लिए मैं भी माफी चाहता हूँ। जी क्योंकि मैंने भी अपने फॉलो में कमी नहीं छोड़ी, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल सरकार के जो कार्य हैं वो धीरे होते हैं, जी इसलिए ये समस्या आ रही बिल्कुल। दूसरी समस्या है सरपंच साहब, है गांव के अंदर लाइटों की। है। अगर मैं लाइटों की बात करूं तो हम जैसे ही गांव में प्रवेश करते हैं तो हमारा जो डाकखाना है और यहाँ जो सरकारी स्कूल है, इसके पास से जब रात को हम गुजरते हैं तो वहां पे बहुत ही अजीब लगता है। बहुत सी गांव में ऐसी जगह है जहां पर लाइट की बहुत ही सख्त जरूरत है, जी तो क्या वहां पे लाइटें नहीं होनी चाहिए? देखिए सर, लाइट का लगातार पिछले 1 साल से फॉलो अप कर रहा हूँ। मैं एक्शन जी ऑफिस जाता हूँ, जी और मैं ना सख्त इंटेक्शन के हिसाब से मैंने उनसे बात की है, जी और फिलहाल आपकी भगवान ने सुन ली है। 27,65,000 का टेंडर हो चुका है। जी क्लियर बताता हूँ मैं शब्दों में, जी जी ये जी किंतु बिल्कुल परंतु गोल बातें नहीं करता। बिल्कुल और मैंने हाल ही में मैं 4-5 दिन पहले एक्शन ऑफिस गया था, बिल्कुल तो मैं उनसे पूछा तो उन्होंने ठेकेदार का नंबर लिया। सरपंच साहब, आप बहुत परेशान है, आप ठेकेदार का नंबर लो, डायरेक्ट बात कर लो। ठेकेदार ने ऑलरेडी काम चला रखा है अटेली एरिया में। जी
तो अभी मैंने कल भी ठेकेदार से बात की थी, मैंने कहा जी आए दिन चोरी हो रही है, इस तरह की घटनाएं हो रही है, हमने गांव में सीसीटीवी लगा दिए, लेकिन हमने उसका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। रात के टाइम में मतलब हमें दिक्कत आती है। तो ठेकेदार ने हमें लास्ट एक हफ्ते का टाइम दिया है, अगले ही वीक में लाइटिंग का काम आपके गाँव में शुरू हो। सरपंच साहब, एक बात हमने पहले भी उठाई है, आज मैं फिर उठा रहा हूँ, और वो भी अभी तक पूरी नहीं हुई है। जहां तक हम पंचायत घर की बात करें, पंचायत घर के अंदर हमने देखा है बहुत ही ज्यादा जो घास फूस है वो खड़ा हुआ है। तो क्यों ना उस घास फूस को साफ करके वहां पे टाइलें लगा दी जाए। बिल्डिंग तो जब बनेगी जब देखा जाएगा, परंतु जब तक अगर वहां पे टाइलें वगैरह और जो जो पौधे हैं वो लगा दिए जाए तो वो अच्छा नहीं रहेगा। देखिए मास्टर जी, इसके बारे में मैं आपको एक राय भी है और आपका विचार भी है। जी जैसे आप कहेंगे टाइलें लगाना तो अपने हाथ की बात, जी जी लगा सकते हैं। जी लेकिन ये हमने बिल्डिंग का जो टेंडर है वो मतलब उसका भेज रखे हमने, इसका एस्टीमेट बनवाकर, इसका टेंडर नहीं हुआ है। हम ये सोचते हैं इसका जैसे मलबा वगैरह टूटेगा तो टाइलें वगैरह खराब होंगी, व्हीकल वगैरह भी आएंगे अंदर, वो मतलब मलबे वगैरह को डाल के ले जाएंगे। इस वजह से हम टाइलें नहीं लगा पाए, नहीं टाइलें हम पंचायत से लगा सकते हैं। और रही बात घास फूस की, घास फूस हम साफ बीच बीच में करवाते रहते हैं। अभी थोड़ा मौसम बारिश का ज्यादा है इसलिए वहां बढ़ा हुआ है। इस तरह की साफ सफाई कार्य हम दिन प्रतिदिन करते रहते हैं। और जल्द ही आपको एक वीकेसी के बारे में मतलब वीकेसी आपको देखने को मिलेगा, जो कि विलेज नॉलेज सेंटर है, जो गांव को एक अच्छा रूप देगा। एक मतलब आने वाला गेस्ट एक जगह ठहर पाएगा, सरपंच बीच में बैठेगा, राइट साइड में गांव के जो मौजूद आदमी या किसी प्रकार की जो राय देने वाला है। मैं भी ये चाहता हूँ कि मैं फौजी आदमी, आपको अच्छी तरह पता है, शेड्यूल के हिसाब से काम करता हूँ। मैं भी चाहता हूँ इस तरह का मतलब पंचायत भवन बन जाए, जिससे कि मैं वहां उस बैठ के गाँव की समस्याओं को दूर कर सकूं। और आपको अच्छी तरह पता है मेरी जो भी ग्राम सभाएं होती हैं वो एक जनता दरबार के रूप में होती है। कि वहाँ गैस वाला भी बैठा होता है, पानी वाला भी बैठा होता है, बिजली वाला भी बैठा होता है। जो क्वेश्चन करता है मैं उसको डायरेक्ट खड़ा करता हूँ, आप बताइए, जवाब दीजिए। इस तरह की कार्रवाई मतलब रूपरेखा मैं अपने दिमाग में रखता हूँ। सर, जैसा कि हमने आमतौर पर ऑफिसों में देखा है, बड़े बड़े जो कार्यालय हैं उनमें देखा है, शिकायत पेटी जी होती है। जी क्योंकि कई बार क्या होता है कि मुझे अगर आपसे कोई डायरेक्ट बात कहनी हो और मैं किसी कारणवश वो आपको नहीं कह पाता हूँ, तो मेरे लिए क्या ऑप्शन है? तो उसके लिए ऑप्शन है शिकायत पेटी। क्या इस तरह की कोई व्यवस्था आपने गांव में या पंचायत घर में की है? देखिए, बिल्कुल भी नहीं की, और आपका बिल्कुल राइट सुझाव है जी। इससे पहले अगर ये सुझाव आप मुझे देते तो इससे पहले पेटी टंगी होती जी। मैं आपको वादा करता हूँ कि आने वाले 2-4 दिन के अंदर ही शिकायत पेटी पंचायत भवन के सामने या आप जहाँ कहें जो गांव को उचित लगे वहां शिकायत पेटी में लगवा। बिल्कुल। तो सरपंच साहब, इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है, जी एक गांव की बहुत बड़ी मांग है, डिमांड है, और ये थी भी, परंतु वो भी आज तक सिरे नहीं चढ़ पाई है। जहां तक बात करें हमारे हाईवे की, हाईवे बन चुका है। गांव पूरा का पूरा बाबा जयराम दास जी महाराज के सुबह और शाम कम से कम 400-500 आदमी है वो क्रॉस करते हैं, और दिन भर में तो पता नहीं कितने क्रॉस करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि उधर भी कोई ध्यान दिया गया है। अगर दोनों साइड ब्रेकर की अगर व्यवस्था हो जाए तो मुझे लगता है दुर्घटना होने के चांस है वो कम हो जाए। क्योंकि कुछ दिन पहले हमने देखा था कुछ एक्सीडेंट है वो होते रहते हैं, तो एक्सीडेंटों से बचा जा सकता है। इसके बारे में अभी आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए सर, जहाँ तक मैं आपको बताऊं, जब शुरुआती जब दौर था जी, उस टाइम हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा जी ने प्रोफेसर दहिया साहब को बुलाया था, जो HSRDC के एक्शन है, और एलिवेटेड रोड की बातें हुई थी जी। लेकिन वो बात कहीं न कहीं, देखो ये बड़ा प्रोजेक्ट है जी, ये ग्राम पंचायत लेवल का नहीं है। इस पर हमने फॉलो भी किया, कोशिश भी की, लेकिन ये बात सिरे नहीं चढ़ पाई। उसके बाद मैं इनके पीछे पड़ के, डीसी साहब के पीछे पड़ के, रैक्सन साहब, HSRDC और PWD को बता के, मैंने कहा आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। SDM साहब को मेरी कल भी बात हुई है, देखो सामने बोर्ड में लिखा हुआ है स्पीड ब्रेकर बस स्टैंड पाली SDM, आगे ब्रैकेट में मंडे लिखा हुआ जी जी ये अपडेट मंडे को होगी जी। मंडे को SDM साहब ने बोला है कि आपके सामने HSRDC को मैं बताऊंगा और PWD को बताऊंगा, आपके सामने ही। मतलब इतना फॉलो अप कर दिया, वो खुद परेशान है। आने वाले एक हफ्ते के अंदर या लास्ट 10 दिन के अंदर जी, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपको स्पीड ब्रेकर लगेंगे। सरपंच साहब, जब हम इस समस्याओं को सुनने में या बताने में अगर बस स्टैंड तक पहुंच गए हैं जी, तो मेरे दिमाग में एक बात और है, वो हमने पीछे भी रखी थी, अब भी रख रहा हूँ और आगे भी रखता रहूंगा। एक लाइट, बड़ी लाइट की व्यवस्था है वो बस स्टैंड पे अगर कर दी जाए
तो मुझे लगता है कि उससे भी एक बस स्टैंड की शोभा भी बढ़ेगी और आने जाने वाले को सुविधा भी होगी। देखिए सर, तकरीबन जो गांव सोचता है जी कि इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, जी उसके बारे में ऑलरेडी मैं सोचा हुआ रहता हूँ। जी क्योंकि जब मैं ग्राम सभा करता हूँ तो ग्राम सभा के जो मेरे पॉइंट्स होते हैं, जी तो लोगों के जो पॉइंट्स आते हैं, जी वो तकरीबन पॉइंट में आपको प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, वो तकरीबन पॉइंट मेरे नोटबुक के अंदर नोट रहते हैं। जी आपका बिल्कुल राइट पॉइंट है, हाईमाइस लाइट है, पहले भी पॉइंट हुआ था, ये मैंने चौराहों के लिए लिख के दिया हुआ है, जो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, लेकिन वो अभी सिरे नहीं चढ़े। अभी जो गलियों की स्ट्रीट लाइट हैं वो हमारी आ चुकी हैं। जो हाईमाइस लाइट हैं वो जैसे दादी फुलबाई छतरी चौक पे, शैतान की बैठक के पास में चौक पे, डेरा चौक पे, नाइयों वाले चौक पे, होली चौक पे, या जिस तरह से बड़े बड़े चौक हैं और बस स्टैंड पे, यहाँ हम बड़ी लाइटें लगवाएं। सरपंच साहब, एक सुझाव मेरा और है, जैसे शायद पहले हमारा जिक्र हुआ भी हो, एक बड़े डस्टबिन की व्यवस्था भी के बारे में भी आपको शायद बीजीआरडी न्यूज चैनल ने आगाह किया था, क्या उनके बारे में भी आपने कुछ सोचा है? डस्टबिन के बारे में आपने बताया था, मैंने फिर सुझाव लिया ग्राम सभा में, तो बहुत से लोगों ने ये बताया कि डस्टबिन चलते नहीं है, पहले रखवाए गए थे, लोगों ने घरों में रख लिए। तो डस्टबिन की कोई बड़ी बात नहीं है, ग्राम पंचायत रखवा सकती है, लेकिन उसका कुछ रिजल्ट इस तरह का लोगों ने मुझे बताया कि ये सिरे चढ़ना मुश्किल है, उसको फिर डालने वाली कार्रवाई में हाँ फिर वो बिल्कुल, लंबा कंप्लीट नहीं प्रोसेस होता, हो लोग जाएगा। उसके अंदर गोबर डाल देते हाँ हैं, बिल्कुल कचरा नहीं डालते, इस तरह के लोग हैं। तो देखो, इसमें लोगों का कोऑपरेट करना भी जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई काम ना हो, बिल्कुल ग्राम पंचायत के अंदर सब कुछ संभव है, सब कुछ हो सकता है। बिल्कुल सरपंच के पास बहुत सारे अधिकार हैं, आपको अच्छी तरह पता है, हरियाणा पंचायती राज एक्ट अधिनियम 1994 में आपके सामने रखा है, जी और मैं ये पढ़ता रहता हूँ, जी और हर कार्रवाई मैं लीगल तरीके से करता हूँ। कोई भी ऐसी कार्रवाई जो इनलीगल है, मैं उसको नहीं करता हूँ। अब गांव चाहे अब इस तरह के डस्टबिन आप रखवाओ और वो कामयाब हैं, मैं रखने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपका कुछ है तो बिल्कुल सरपंच साहब, एक मुद्दा, बहुत ही अहम ज्वलनशील मुद्दा जरूर है, और हम चाहते हैं, बीजीआरडी न्यूज चैनल चाहता है कि गांव के अंदर शांति बनी रहे, किसी प्रकार का भाईचारा वो खराब ना हो। जी एक मुद्दा चला हुआ है डिस्पेंसरी का, हॉस्पिटल का। तो इस हॉस्पिटल की जो कार्रवाई है वो कहाँ तक हुई है, क्या हुई है, किस तरह से हुई, वो अभी आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए सर, सन 1990 में हॉस्पिटल को जमीन दी गई थी, जो पीएचसी के नीचे 6 करनाल 18 मरला जमीन है जी। तो हॉस्पिटल बड़ा बनने के लिए काफी बार कोशिशें हुई हैं, पहले भी बीच बीच में प्रस्ताव भी हुए जी, और अवैध कब्जे की वजह से हॉस्पिटल नहीं बन पाया जी। और उसको लेकर के हमने कदम उठाया कि देखो, ये गांव की जरूरत की चीज जरूर। और गांव की ग्राम सभा हुई, हमने ग्राम सभा में बताया कि ऐसे ऐसे बात है और भाई ये हॉस्पिटल बनना है जी। ग्रामवासी जैसे कहेंगे वैसे हो जाएगा। आप ये कहें, देखो अगर हम इस हॉस्पिटल को यहाँ नहीं बनवाएंगे तो अब ये हॉस्पिटल यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट हो, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। और मैं नहीं चाहता कि ये मेरी योजना में हॉस्पिटल यहाँ से चला जाए, क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर बहुत सारे कार्य होते हैं, यहाँ तक कि दवाइयां ही नहीं, मतलब डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, ये चीजें अगर गांव यहाँ से आपको बनवाने जाएगा तो बड़ा महसूस होगा। इसलिए मैंने इसको, मेरी ना किसी से नाराजगी है, ना मेरी से किसी से दुश्मनी है, पूरा गांव मेरा परिवार है। बिल्कुल, मैं गांव वासियों से ये बिल्कुल अपील भी कर चुका हूँ, फिर कर रहा हूँ कि जैसे तैसे करके आप हॉस्पिटल को बनवा लो। बाकी जो चीजें, देखो कब्जा जो है वो उसकी वजह से अगर दिक्कत आ रही है तो वो छोड़ना, क्योंकि हॉस्पिटल गांव की बहुत बड़ी जरूरत है, और मतलब बहुत बड़ी आवाज है ये, बिल्कुल, और ये बढ़ना जरूरी है। और हॉस्पिटल बन जाएगा तो गांव के अंदर क्या क्या सुविधाएं होंगी आपको अच्छी तरह पता है। यहाँ डिलीवरी स्टार्ट हो जाएंगी, यहाँ मैं रोजगार के जो साधन है वो भी रोजगार के साधन बढ़ेंगे, मैं मेडिकल सर्जन लेके आऊंगा यहाँ, मैं डेंटल सर्जन यहाँ लेके आऊंगा। जैसे कि मेरे संज्ञान में एक बार पहले पशु अस्पताल गया था कि यहाँ वीएस नहीं बैठता है, फिर मैंने पूछा कि यहाँ वीएस क्यों नहीं बैठता, भाई मुझे पता नहीं था, जैसे आप लोग गांव से बताते हैं ना तो मुझे पता चलता है, मेरे किसी ने बताया कि यहाँ वीएस नहीं है। मैंने तुरंत प्रभाव से बात किया और प्रशासन से ऊपर बात की। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं बाबा जयरामदास कसम खा कहता हूँ, और गांव के लोग, कुछ लोग गवाह हैं, तीसरे दिन वेटनरी सर्जन का चिट्ठी मेरे हाथ में मिल गई, बोला कल से वेटनरी सर्जन आपके यहाँ बैठेगा। फिर मुझे पता लगा कि वो डेपुटेशन पे है या कुछ इस तरह की, फिर मैंने दोबारा चिट्ठी लिखी, दोबारा चिट्ठी लिख के मुझे परमानेंट चाहिए। आज वेटनरी सर्जन आपके हॉस्पिटल में परमानेंट बैठता है। बिल्कुल, कहते हैं ना, कौन कहते हैं कि आसमान में छेद नहीं हो सकते, सच्ची तबीयत से एक पत्थर फेंको तो सही। बिल्कुल सरपंच साहब, आप सही कह रहे हैं कि हम किसी भी कठिन से कठिन कार्य को अगर करने की ठान लें
तो निश्चित रूप से वो कार्य हो सकता है। सरपंच साहब, एक बात मैं आपसे और जानना चाहूंगा कि जैसे ही ये कब्जा छूटता है जी तो इसके अंदर कुछ एक ऐसे गरीब लोग भी हैं, अगर उनको विस्थापित होना पड़ता है जी तो क्या किसी प्रकार की जी आर्थिक मदद ग्राम पंचायत या सरकार उनको देगी? देखिए सर, ग्राम पंचायत से उनकी जो भी मदद हो सकती है जी मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहता हूँ जी और ग्राम सभा के माध्यम से भी कहता जी हूँ। ग्राम पंचायत से उनकी जो मदद होगी, जी अगर 5% की उम्मीद लगती है, जी मैं 25% मदद की कोशिश करूंगा। अगर उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर ना खड़ा रहूं तो कहना, उनको दूसरी जगह अगर शिफ्ट करने की जगह अगर कहीं किसी प्रकार से अगर मिले जी उसके लिए भी, लेकिन मैं थोड़ा सा लीगल चलता हूँ। जी लीगल चलना भी जरूरी है। जी अगर मैं लीगल नहीं चलूंगा तो फिर दिक्कत आएगी। जी लीगल तरीके से जो कार्रवाई होंगी, मैं 100%, 100+10% मैं कभी भी परिवारवाद नहीं देखता, जी कभी भी जातिवाद नहीं देखता और कभी भी भाईचारावाद नहीं देखता। मैं हमेशा दूसरे आदमी का पहले काम करता हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि मेरी वजह से कोई परेशान ना हो। लेकिन ये एक गांव की आवाज है, हॉस्पिटल बनना ये बहुत जरूरी है। ये मेरी मजबूरी बन चुकी। अगर मेरे राज में अगर ये हॉस्पिटल चला जाता है तो इसमें मेरी भी तौहीन है और बिल्कुल ग्रामवासियों की। सरपंच साहब, ये मेरी अपनी सोच है। जी ये तो थी मुआवजे की बात। जी आपने कहा कि बिल्कुल मेरा जितना सहयोग होगा वो बन पाएगा। मेरी सोच एक और है। जी कल ना यदि भगवान चाहे बाबा जयराम दास की कृपा से और गांव राम के सहयोग से जी बहुत ही शांति प्रिय तरीके से हाँ ये हॉस्पिटल बन जाता है जी तो वहां तो कर्मचारी तो होंगे। हाँ तो मेरी एक डिमांड है आपसे, उनकी नहीं है। जी देखिए, मैंने ना तो उनसे बात की है, ना ही मेरी कोई वार्तालाप हुई है, जी परंतु मेरी अपनी जो सोच है वो ये है, क्योंकि गांव के जो मुद्दे होते हैं जी तो मैं अपने वहां रूम के ऊपर बैठ करके ना उन चीजों के बारे में गहनता से विचार करता हूँ। जी कल ना यहाँ पे हॉस्पिटल बन जाता है, इनकी जगह छूट जाती है, हम्म, हॉस्पिटल बड़ा बन जाता है, जी उसमें कर्मचारी लगने हैं, जी तो क्या आप जी जिनकी जगह छूटेगी जी उनको वहां पे एडजस्ट करने का काम करेंगे? बिल्कुल आपकी जो सोच है उससे मेरे जैसी, जी ये राइट पॉइंट भी। जी मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि उस हॉस्पिटल के अंदर जो कर्मचारी लगेंगे, जी फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी होगी जिनकी जमीन जमीन छूटी। ये मैं आपको क्लियर भाषा में बता रहा जी हूं, क्योंकि अपने खून के अंदर परिवारवाद, भाईचारावाद बिल्कुल भी नहीं नहीं है। होना भी नहीं चाहिए। आज के दिन पूरा गांव मेरा परिवार है। बिल्कुल अगर पूरा गांव शांति से है तो मैं शांति से हूं। बिल्कुल गांव में अगर कहीं दिक्कत है तो मुझे भी दिक्कत है। बिल्कुल गांव मेरा परिवार की तरह है। गांव मेरा परिवार की तरह है। बिल्कुल हम सभी परिवार के हैं और मैं भी पूरे ग्रामवासियों से हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना करता हूं कि ये जो जगह है इसके अंदर एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनने जा रहा है। आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपके गांव में इतनी बड़ी व्यवस्था होने जा रही है। और जैसा कि सरपंच साहब ने बताया कि यदि वो विस्थापित होते हैं तो उनकी आर्थिक मदद भी की जाएगी, किसी तरह का सहयोग है वो किया जाएगा। और यदि उसमें कर्मचारी लगेंगे तो प्राथमिकता है वो उन्हीं को दी जाएगी जी जिनकी वो जगह गई है। बिल्कुल तो मैं लगातार बीजेआरडी न्यूज चैनल के माध्यम से गांव से ये अपील करता हूं कि इस मुद्दे को बिल्कुल शांति प्रिय तरीके से आप निपटारा करें और किसी प्रकार की भी अव्यवस्था ना होने दें। जी बिल्कुल सर। सही। जी जी, मैं यही चाहता हूँ कि ये बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से जी देखिए। ये जो कार्य है ये मेरा अकेले का नहीं जी है, जी बिल्कुल ये आप सबका है। जी हॉस्पिटल आप सबका है, जी जरूरत आप सबकी है। सबकी आपके लिए मर रहा हूं मैं तो। बिल्कुल बिल्कुल देखो आपको अच्छी तरह पता है, मैं ईसीएचएस के पैनल में हूँ, मेरा पूरा परिवार ईसीएचएस के पैनल में है। खुद जी आदमी है, कहीं भी किसी ना हॉस्पिटल कहीं में भी हो हो सकता सकता। लेकिन ये हॉस्पिटल आज गांव की जरूरत है। जरूर है आपको बिल्कुल अच्छी तरह पता बिल्कुल है, एक बूढ़ा बुजुर्ग आदमी, एक गरीब आदमी, एक नॉर्मल आदमी कहीं नहीं जा सकता, उसको यहाँ अगर सुविधाएं मिलती हैं। बिल्कुल अब मेरा एक सफाई कर्मचारी बाहर थोड़ी देर पहले आया था, वो कह रहा था कि मेरे को वहाँ डिलीवरी के लिए इंजेक्शन लगवा के लाने पड़ते जी हैं। जी बिल्कुल इन चीजों को मैं बड़ा महसूस करता हूँ कि अगर हमारे पास, जैसे अब मैं अगर सुविधाओं की बात करूं, सुविधा के लिए मैंने डॉक्टर साहब से बात की तो डॉक्टर साहब बोले, सरपंच साहब सुविधा क्या करेंगी यहाँ, जब आपके पास बिल्डिंग नहीं है, बिल्डिंग में पानी पड़ता है, बिल्डिंग पर कैसे सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं। जैसे अपना गिड्डू को एक दिन कुत्ता काट काट गया था। जी गिड्डू को मैं लेके गया, अचानक मुझे रात को पता चला, मैं घड़ीवाने ढाणी में गया था तो रास्ते में गिड्डू को यहाँ से पूरा कटे हुआ था। मैं बोले यार ये तो हालत खराब इसकी। तो मैं उसको लेके गया हॉस्पिटल में, तो आप यकीन नहीं मानेंगे, जी मैं अपनी बढ़ाई नहीं करता, उन लोगों के पास उसका कुत्ता खाए का ट्रीटमेंट नहीं था। जी
मैं वहीं बिखर गया और मैंने हंगामा कर दिया, इतने बड़े हॉस्पिटल के अंदर आप कुत्ता खाए का ट्रीटमेंट नहीं है। हाँ बिल्कुल। और मैंने पूरा हंगामा फैला दिया, सीएमओ तक फोन कर दिया, बिट्टू को वहीं उसी टाइम एम्बुलेंस लेके रोहतक भिजवाया गया और वहां से उसका ट्रीटमेंट लगवाया, क्योंकि इतना बड़ा घाव था और रेबीज फैल जाता, वो मर सकता, बिल्कुल मर सकता है। तो देखिए ये गांव की जो सुविधाएं है ना, ये आज हम हल्के में ले रहे हैं, बिल्कुल ये बिल्कुल। बड़ा महसूस होंगी जब हमारे हाथ से जब वंचित हो जाएगा ना, बड़ी महसूस होंगी। लेकिन मैं ये मेरी ये कोशिश है कि मेरी योजना में मैं किन्हीं भी सुविधाओं से वंचित नहीं रहूं। मेरी बहुत बड़ी मांग है मास्टर जी, मैं पाली गांव की उप तहसील के लिए लिखा हुआ है जी पाली गांव के लिए मैंने क्या क्या लिखा हुआ है, एक एक चीज का मेरे पास फॉलो अप है। जी मैं चिट्ठी लिखता हूँ तुरंत और सीएम विंडो लगाता हूँ या जो भी सीएम को चिट्ठी भेजता हूँ, हर चिट्ठी का मेरे पास जवाब है। एक एक बात पर चिंतित हूँ मैं, इस टेबल पे कम से कम ज्यादा नहीं तो 12-13 घंटे बैठता हूँ, बीच में ऑफिस चला जाता हूँ, वो भी इसी में इंक्लूड आता है। रात को 12-12 1-1 बजे तक इस टेबल पे बैठा रहता हूँ, जब तक पंचायत का काम खत्म नहीं रहता, जब तक मैं सोता नहीं हूँ। आज का काम आज ही खत्म करके सोता हूँ, ये मेरी आदत में शामिल है। मैं सुबह ही वॉकिंग करके 6-6:30-7 बजे बैठ जाता हूँ, बोर्ड आपके सामने लगा हुआ है, सब टोटली चीजें मैं शेड्यूल से करना चाहता हूँ। बिल्कुल मेरा हर मतलब मेरा मेरा परिवार का, मेरे गांव का एक सिंगल भी आदमी परेशान नहीं हो। अगर वो मेरे सिग्नेचर की वजह से परेशान हुआ तो मेरा धिक्कार है सरपंच का। बिल्कुल भी मैं हमेशा स्टैंप अपनी जेब में रखता हूँ, गाँव में कहीं घूमता फिरता कोई आदमी परेशान नहीं हो। शाम को प्रॉपर 2 घंटे में गाँव में बैठता हूँ जी, आपके सामने लिखा हुआ है सुबह 7 से 9 पब्लिक डीलिंग है यहाँ। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वो घर पर सेपरेट मिलना चाहिए, हाँ बिल्कुल सेपरेट भी समस्या है, हाँ बिल्कुल। उसके बाद सोमवार से शुक्रवार 10 से 5 बजे तक ऑफिस महेंद्रगढ़ का कार्य में करते हैं, जो भी कार्य होता है। शनिवार को फैमिली हरासमेंट के जो मुकदमे होते हैं, जो भी है वापसी के, उसके बाद रविवार को जो पारिवारिक मुकदमे होते हैं उनको बैठ के सुलझाता हूँ। पर्सनली समस्या किसी भी प्रकार की हो तो सुबह 7 से 9 घर पे यहाँ मिल सकते हैं। बाकी साइन के लिए मैं ये कहता हूँ दिन में परेशान ना हो, सुबह से हम साइन करा लें। मैं यही रहता हूँ, दोपहर में मैं जैसे 9 बजे 10 बजे बाद में ऑफिस चला जाता हूँ। कोई भी आदमी परेशान ना हो, कोई भाई परेशान हो, कोई बच्चा परेशान हो, सुबह शाम मेरे साइन करा लें। किसी भी प्रकार की समस्या हो, आधी रात को 1 बजे 12 बजे मुझे घंटी मार सकते हैं। ना मैं शराब पीता हूँ, ना मैं फालतू की बातें करता हूँ, 24 घंटे सेवा में हाजिर मिलूंगी। मेरा नंबर टोल फ्री नंबर है, कभी भी आप घंटी मार के बुला सकते हैं, आपकी सेवा में हाजिर खड़े हैं। सरपंच साहब, मैं आपसे एक डिमांड और करना चाहता हूँ और वो आपको हर हालत में करनी पड़ेगी जी, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं बारिश का मौसम है, संक्रमण का टाइम चला हुआ है, मच्छरों की तादाद बहुत ज्यादा हो गई है और मच्छरों के काटने से अनेक प्रकार की जो बीमारियां हैं या त्वचा से संबंधित बीमारियां हैं वो पैदा हो रही हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हर गली में, गांव की हर गली के अंदर अगर आप दवाई का छिड़काव करवा दें तो बेहतर होगा। अगर आप एक बार महीने में या 15 दिन में करवाते हैं तो मुझे लगता है कि सर्दी का टाइम आ जाएगा तो इतनी जरूरत नहीं है। बाकी ये 1 महीने तक अगर आप ये काम करवा दो तो आप ये भी आश्वासन हमारे। बिल्कुल सही बात है, मैं इस बात पर परसों ही सोच रहा था। एक्चुअली हमने थोड़े दिन पहले फॉगिंग करवाई थी गाँव में। फॉगिंग करवाने के बाद में उसका रबड़ कट गया मशीन का। कल मैंने जयपुर के सरपंच से बात की, मैं बोला भाई तेरी मशीन का एक बार मुझे रबड़ दे दे जिससे कि मैं फॉगिंग करवा दूं। हो सकी तो मैं कल ही फॉगिंग गाँव में करवा दूंगा। ये मैं पहले ही सोच रहा हूँ कि देखो गाँव की जो समस्याएं हैं अगर मैं ना सोचूं तो मतलब मेरा अधिकार है इस पोस्ट पर बैठना। मैं मतलब मेरा जो फोकस है ना वो पूरा गांव में रहता है। और मेरा एक विचार और है, जैसे कोई आज लोग आके समाते मेरी इस गली में ये नाली टूट गई, इस दीवार के ऊपर गांव का ही नक्शा लगा, ये जो ऑफिस है ना पूरा, ये पूरे के पूरे यहाँ बैठता हूँ तो मेरे ये दिमाग में खाका पूरे गांव का सीन रहता है। बिल्कुल मेरी 24 घंटे जो नजर गांव पर रहती सीसीटीवी कैमरे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सीसीटीवी कैमरे की जहां तक बात आई है कि सरपंच साहब जैसे आपने ये काम करवाए हैं, 2 काम है, जैसे सीसीटीवी कैमरे का हो गया, गलियों के अंदर जो आपने वो जो लोहे की जो जालियां लगवाई हैं वो बहुत ही बढ़िया रही हैं। तो इसके अलावा अगर हम आप बात करेंगे शिक्षा की, शिक्षा के बारे में जैसे हमने पिछली बार देखा 10वीं और 12वीं का जो रिजल्ट है वो आपने महेंद्रगढ़ में टॉप किया है। तो मैं ये चाहता हूँ कि टीचर्स के साथ साथ आपके अंदर भी या आपका भी उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए सर, मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ कि जब से ये स्कूल खड़ा हुआ है जी, तब से लेकर और आपकी योजना में पहली बार फर्स्ट आया जी, ये मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। और टीचर स्टाफ भी तकरीबन अच्छा है और मैं उस पर
काफी फोकस करता हूँ। मेरी जो इनाम की बात है, करीब 30 से 40 हज़ार रुपए मैंने इसी इनाम पे, इस इनाम में अगर अपने घर से पैसे लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, कोई मुझे दिक्कत जरूरत नहीं है ग्राम पंचायत से, घर से पैसे लग जाओ, क्योंकि गांव का जो युवा है ना जी, वो देश का भविष्य है। बिल्कुल है, बिल्कुल। अगर गांव के युवा के बारे में अगर हम सोचेंगे तो देश का भविष्य संवरेगा। समझ तो हमने देश के भविष्य संवारने के ऊपर भी विचार करना है। स्कूल का 100% रिजल्ट है और 100% मेरी निगाहें स्कूल पर रहती हैं, और यहाँ तक कि कई बार टीचर भी नाराज हुए हैं क्योंकि मैं डायरेक्ट क्लासों में घुस जाता हूँ, फिर मेरा ना मतलब रुका नहीं जाता मेरे से। देखिए सर, मैं एक टीचर हूँ और इस मुद्दे में मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि चाहे कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, थोड़ा-सा टीचर्स की क्लास में घुस कर के ना बच्चों के सामने उसको इस तरह से कहना थोड़ा-सा अजीब लगता है। आप उनको एक बार सेपरेट ले जा कर के ना उनको हिदायत ज़रूर दें, ताकि उससे क्या है कि बच्चों में इम्प्रेशन उसका सही जाए। देखिए सर, मैं ना इसमें मैं भी बीए किया हुआ हूँ जी, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से, जी, और ऐसी बात नहीं है, मैं हर चीज समझता हूँ। क्लास के अंदर जाके मैं कुछ नहीं बोलता, जी, सिर्फ क्लास की नफरी नोट जी, करता हूँ, जी, टीचर कौन है, आया या नहीं हाँ, आया, बिल्कुल, क्यों नहीं आया, ये चीजें नोट करके वापस आके प्रिंसिपल से सवाल जवाब करता हूँ। मैं क्लास के अंदर कोई भी सवाल जवाब नहीं करता। इसके साथ-साथ अगर हम बात करें नशे की, जी, जहाँ तक हम नशे की बात करें तो पिछले 2 साल में मुझे लगता है कि गाँव के जो माहौल में फ़र्क ज़रूर आया है जी। नशे के ऊपर। तो इसके ऊपर भी आप हमारे दर्शकों को बताएँ कि इससे आगे आपका क्या रुझान है इसके प्रति? देखिए सर, मैंने मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी। जी, उस टीम में आप भी शामिल थे पहले बिल्कुल, स्टार्टिंग में। बिल्कुल। अभी लास्ट टाइम मतलब किसी का टाइम नहीं लगा किसी कारणवश। देखिए, मैंने पहले मेरी पंजाब में पोस्टिंग थी, तो जी, मैंने वहाँ देखा है जैसे सुल्फागंज, जैसे मैंने पूरे गांव तबाह होते थे, हाँ, बिल्कुल, और अपना गांव इस रफ्तार को पकड़ गया था, पकड़ गया था। और उस पे हमने पुरजोर मेहनत करी, और आज उस रफ्तार में आप देखें तो माइनस, हाँ, मतलब बिल्कुल ना के बराबर है। बिल्कुल ना के 1 या बराबर। 2% आप हरिजन बस्ती से जाके पूछें, मेरे से जी, क्या पूछें, जी, हरिजन बस्ती बताएगी बिल्कुल, अब पहले क्या था और अब क्या है। नशे के बिल्कुल खिलाफ हूं मैं, जी, आज भी किसी भी सूरत में नशे के, जैसे यहाँ तक कि मतलब गांव के जो अपने ठेकेदार भाई हैं, जी, उस ठेके को हमने जैसे तैसे करके बंद करवाया, ठेकेदार भाई भी नाराज हुए। जी, लेकिन देखिए, मतलब एक सही फैसले के लिए अगर कोई नाराज भी होता है हाँ, या गांव के अधिकार की बात आती है, तो जो नाराज भी होता है उससे हम हाथ जोड़ लेंगे, भाई ये किसी तरह इसको आप हाँ, बंद बिल्कुल, करो। बिल्कुल। बहुत कोशिशें की गई, लेकिन वो ठेका भी काफी दूर हो गया है। और देखिए, जो शराब पीने वाला जो बंधु है, हाँ, वो वो तो आपको अच्छी तरह पता है, वो मानता नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश रहती है, मैं भी चुप नहीं रहता। जी, मैं बंदा मिलते ही उसके मुंह पे ही माटी पीटता हूँ। जैसे कि थोड़े दिन पहले जन्माष्टमी थी, जी, और स्कूल के वहाँ हम मंदिर के अंदर बैठे थे, जी, दो ऐसे असामाजिक तत्व जो दारू पी के आए, जी, मुझे काफी भद्दा लगा। बिल्कुल, मैं उनको बाकायदा बोल के आया, बिल्कुल, उसी टाइम मैंने रात को मैसेज डाला ग्रुप में जी, कि आज के बाद जी, शराब पिया हुआ इंसान गांव के किसी भी मंदिर में नहीं घुसेगा। इस चीज से मेरे को बड़ी नफरत है, मुझे बड़ी दिक्कत होती है। मेरी पूरी कोशिश है फिर भी मैं हर इंसान को किसी भाईचारे की भावना से, कोई आदमी ये सोचे भी मेरे से शराब छूट नहीं रही, जी, जी, उसको छुड़वाने के लिए मैं प्रशासन से बात किया हुआ हूँ। जी, अगर वो नहीं छुट पाती है तो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट उसको दारू छुड़वाने के लिए हम प्रशासन की मदद लेके और नशा मुक्ति केंद्र भेज सकते हैं। बिल्कुल। अगर फिर भी अगर कोई परेशानी है तो पर्सनली मुझे आके बता सकते हैं, इसमें मेरा पूरा सहयोग है। सरपंच साहब, जहाँ तक नशे की बात आई, मंदिरों की बात आई, तो मेरा प्रधान जी से महीने 2 महीने में मुलाकात होती रहती है, परंतु संयोगवश मैं इस मुद्दे को नहीं उठा पाया है। आज नशे की बात आ गई है तो मेरे उसमें दिमाग में आई ये बात कि बाबा जयराम दास जी के समाधि स्थल के बाहर कम से कम 10 से 15 लोग वो वहाँ पे बैठे रहते हैं, तो क्या वो सही है? क्या उनके ऊपर भी लगाम लगाने का काम आप कर सकते हैं मंदिर कमेटी के प्रधान से मिलके? देखिए सर, मैंने प्रधान जी को बोला था पहले भी, और अपने जो समाज सेवी जो बाबा के जो परम भगत हैं जी, श्रीमान वीके नांगलिया जी जी, एवं उनकी धर्मपत्नी जी, उनको उन्होंने मुझे स्पेशली बोला है जी, कि आप गांव के एसडीएम हैं, जी, आप गांव के डीसी हैं, बिल्कुल, आप बिल्कुल, गांव के प्रधानमंत्री हैं, आप बिल्कुल, शराब को बंद करवा बंद सकते करो। हैं। और मैंने कोशिश भी की, मैंने प्रधान जी को बताया, मंदिर कमेटी को बताया, वो बोले ये तो पहले हो गया और पॉसिबल नहीं है। भाई देखो, गांव समाज के साथ मिलकर चलना तो जरूरी है, बिल्कुल, और मेरी कोशिश भी थी, एक बार फिर ट्राई करके देख लो क्या जा रहा है। हाँ, बिल्कुल, शराब ना तो बाबा पीते थे नहीं पीते थे, और बिल्कुल, ना ही बाबा का चढ़ती, ये तो फालतू के वो बहाने हैं। बिल्कुल, वो आपको अच्छी तरह पता हो एक बात कि एक कोई फौजी आया या पता नहीं कौन बंदा आया,
वो तो शराब लेके बोले मैं नहीं पीता, तो बाबा ने मना किया तो उसने अंगूठे पे डलवा ली। हाँ, अब वो बात वहां से शुरू करके, और ये एक दारू पीने का बहाना मानता हूँ बिल्कुल बहाना। मैं तो ये नहीं मानता कि बाबा के आप बूंदी चढ़ाएंगे, रिच चढ़ाए, ये चीजें चढ़ाओगे तो काम नहीं होगा। बिल्कुल, तुम प्रधान जी को मैं कई बार बोल चुका, मेरे तो प्रधान जी से भी और गांव वालों से भी विनम्र अपील है कि इस बुराई को ना धीरे धीरे इसको दूर करो, और जो बाहर बैठे रहते हैं ना, मैं उनको कभी भी उठवा दूं। बिल्कुल जैसा कि सरपंच साहब, हमने अपने बड़े बुजुर्गों से बाबा के बारे में सुना है, तो उन्होंने बताया है कि बाबा जयराम दास जी महाराज को राबड़ी जो है वो बहुत पसंद थी। जी। तो भक्तजन है वो राबड़ी नहीं चढ़ाते हैं और देखिए शराब चढ़ाते हैं। शराब चढ़ाने का मतलब उनका अपना स्वार्थ भी है उसमें। जी, राबड़ी वाले भी भगत हैं, हाँ, राबड़ी लेके आते हैं, हमने खाई है। हाँ, और मैं तो ये मानता हूँ कि राबड़ी चढ़ानी चाहिए बाबा जी तो बिल्कुल, खाते थे बाबा राबड़ी के, बिल्कुल, मतलब वो थे, शौकीन थे। बिल्कुल, शराब तो बाबा पीते ही नहीं थे, जी, जी। जबरदस्ती शराब चढ़ाते हैं और लोग, बाबा का नाम हो जाता है फिर खुद पी लेते हैं। मैं इस बात को नहीं मानता। सरपंच साहब, मैं विशेषकर, क्योंकि मैं जब अपने रूम पे होता हूँ तो खाली होता हूँ, मेरी प्लानिंग चलती रहती है कोई ना कोई। जी किसी कारणवश मैं उसको शुरुआत नहीं कर पाता, या शुरुआत कर देता हूँ उसको पूरा नहीं कर पाता, क्योंकि मैं मतलब बिजी रहता हूँ। तो मेरी आपसे दो हम्बल रिक्वेस्ट है। नंबर एक, तो आप महीने में या 2 महीने में एक तो एजुकेशन से संबंधित कोई परीक्षा रखें गांव में। जी एक स्पोर्ट्स की, या तो महीने में रखें या 2 महीने में रखें। आप एक ट्रायल, एक प्रतियोगिता रखें जी जिसके अंदर केवल गांव के बच्चे हों। जी और उस काम को अगर हम करेंगे तो जो बच्चे हैं वो धीरे धीरे निकलना शुरू होंगे, उनके अंदर कंपटीशन की भावना होगी, और तब जा करके ना हम उन बच्चों को निकाल पाएंगे। इस बारे में आप। बहुत अच्छा सुझाव आपका। मैं विचार कर रहा था इस पे, गांव की युवा इंटरेस्टेड कम है जी, लेकिन फिर भी आपने जो बताया है मैं बिल्कुल क्लियर करूंगा। 2 महीने में कहेंगे 2 में रख दूंगा, 1 में कहेंगे 1 में रख दूंगा। मेरा इसके प्रति बहुत ज्यादा रुझान है। मैं चाहता हूं कि गांव का युवा जी, पढ़ाई में आगे आए। मेरा एक पॉइंट्स भी है, जी, गांव का युवा पढ़ाई में आगे आए और गांव का युवा खेलों में आगे आए। जी, अभी थोड़े दिन पहले हमने ब्लॉक के गेम करवाए थे, जी, जी, उसमें मुझे बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई थी। बिल्कुल होता है। गांव के युवा बच्चे नहीं है। थोड़े दिन पहले एक लड़के ने कुरावटा मेले के अंदर एक लड़के को तुरंत एक ही झटके में पटक दिया था। जी, मेरा गर्व से सीना चौड़ा हो गया था, मैं उसको बात भर के उठा लिया। तो देखिए, जब अपना बच्चा कहीं आगे निकलता है ना, तो बड़ी खुशी होती है। और यहाँ तक कि मैं आपको पढ़ाई के बारे में बताऊं, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे गांव का कोटा है जी, और उसके अंदर जो नोटिफिकेशन है उसमें 50 नंबर कंपलसरी है लेना। जी, जी, गांव के युवा जी, पिछली बार भी, अब की बार भी, 2 साल से मैं देख रहा हूँ, पिछली बार का ये रिजल्ट है, मैं आज इसको देख रहा था। जी, गांव के युवा 50 नंबर नहीं ले पाते हैं। बड़े शर्म की शर्म बात की है। बात है, बिल्कुल। ये मतलब लोगों के 85 नंबर होते हैं, 90 नंबर, 100 में से 50 नंबर लेना कंपलसरी है। मेरी कल भी वीसी साहब से बहस हो रही थी। मैंने कहा वीसी साहब इसको डाउन कर दो। वीसी साहब बोले जो नोटिफिकेशन निकल गया उसमें हाँ, कैसे उसमें कर डाउन सकते है, हैं आप, बिल्कुल नहीं। आल हरियाणा के लिए है, हाँ, सरपंच साहब आप जिद कर रहे हैं। जी, मतलब मेरे लिए लज्जित होने वाली बात है। तो मेरी गांव के युवाओं से एक हम्बल रिक्वेस्ट है जी, कि आप जो कहें जी, वो करने के लिए तैयार हूं मैं। गेम का सामान कुछ भी, पूरा खर्चा मैं उठाने के लिए तैयार हूं, लेकिन युवा आगे निकल के आए। आपने ये सुझाव दिया, बड़ा अच्छा सुझाव दिया, मैं इस सुझाव में एग्री हूँ सुझाव जी, करने के लिए, और इसको जल्दी मैं लागू करूंगा। बिल्कुल, लेकिन युवाओं से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि एक तो सारे जैसे 5 भाई बैठे हैं, पांचों के पांचों मोबाइल में घुसे रहते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, ये बहुत मतलब इस तरह की कार्रवाई, कुछ लोग नशे में लगे हुए हैं, बिल्कुल, कुछ लोग शराब में लगे हुए हैं। शराब वाले भाई हैं, 2-4 दिन तो साथ जाएंगे, जी, 3-4 दिन भुजिया खाएंगे उसके पास, चौथे दिन उसके पास टमाटर खाएंगे, जी, 5वें दिन ले ले यार एक पैक कुछ मिलेगा। हाँ, बिल्कुल इस होता तरह की कार्रवाई से दूर रहें, मेरे युवाओं से बड़ी अपील है। मैं इस मामले में बड़ा सीरियस हूँ। है। आज सरपंच साहब से हमने खट्टे और मीठे और तीखे सवाल पूछे और उनका बखूबी जवाब दिया सरपंच साहब ने। सरपंच साहब, अंत में मैं आपके माध्यम से गांव से आप क्या अपील करना चाहते हैं, वो आप हमारे दर्शकों से और ग्रामीणों से अपील करें। देखिए, गांव से मेरी लास्ट अपील यही है कि खेलों पर ध्यान दें, नशे को बिल्कुल छोड़ें, और जो अभी आने वाले समय में विधानसभा चुनाव हैं, आप, हर वोटर जागरूक है, इस तरह का नेता चुने
मैं किसी का भी नाम नहीं लूंगा, आप इस तरह का नेता चुने जो आपके अधिकार की बात रख सके, क्योंकि पहले जो हमारे नेता जो पीछे रहे हैं, मतलब दबंग नेता टाइप के अपने नेता नहीं रहे, क्योंकि महेंद्रगढ़ का बिछड़ेपन का कारण यही है। आप अच्छा नेता चुने और जिससे कि आपके जो वोट है उसके अधिकार का सही इस्तेमाल हो, और आगे 1 महीना इलेक्शन का है, भाईचारे की भावना से वोट डालें, किसी प्रकार की बहसबाजी, द्वेषबाजी, परिवारवाद की भावना दिल में पैदा ना करें, जिसको जहां वोट डालना है डालें, शांति प्रिय। ये गांव का उदाहरण पहले भी पेश हुआ है, अब भी पेश होगा और आने वाले भविष्य में भी पेश होता रहेगा, ये गांव वालों से मैं उम्मीद करता हूँ। बिल्कुल, बीजीआरडी न्यूज़ चैनल भी हमें पूरे गांव से ये हाथ जोड़ के प्रार्थना करता है कि वो गांव के अंदर किसी भी प्रकार की अशांति न होने दें, भाईचारे की जो भावना है वो बनाए रखें, और आने वाले जो चुनाव हैं उनके अंदर बहुत ही भाईचारे की भावना से मतदान करें, जिसके जहाँ पर विचार है वो डालें। बाकी क्योंकि हमें चुनाव आएंगे और चले जाएंगे और हमें यही रहना है, समाज में रहना है, तो इस बात को ध्यान रखें। आप सभी ने इस वीडियो को देखा, इसको लाइक करें, कमेंट जरूर करें, और जो भी गांव की समस्याएं हैं जो मुझसे रह गई हैं, क्योंकि मेरी आदत है, मैं गांव में घूमता रहता हूं, जो समस्याएं हैं वो आप सभी के लिए सरपंच साहब के सामने रखता हूं, तो इसको शेयर करें और कमेंट जरूर करें कि कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो वो सरपंच साहब है उनका निदान। एक सरपंच साहब, एक बात और रह गई, जहां तक हम बजट की बात करें, क्योंकि सरकार ने कहा है कि सरपंचों के हाथ बांध दिए हैं, तो आपके पास अब तक अगर हम बजट की बात करें तो कितना बजट है वो आ चुका है? देखिए सर, मैं क्लियर तो नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मैंने अभी बैलेंस चेक नहीं किया है। अब थोड़े दिन पहले कुछ बजट आया है जी। अभी वो चिट्ठी तो 31 लाख की आई हुई है, लेकिन खाते में पैसा अभी तक वो शो नहीं कर रहा है। हो सकता है वो आ जाए, आचार संहिता की वजह से किसी कारणवश रुका होगा, तो बजट में क्लियर नहीं बता पाया आपको। आने वाले समय में मैं आपको बता दूंगा, और कितना लगा है, कितना सब कुछ पाई पाई का हिसाब मैं आपको दूंगा, किसी प्रकार कोई कोताही नहीं है। लेकिन हाँ, अब आचार संहिता लग चुकी, फिलहाल काम रुके हुए हैं। आचार संहिता के हटने के बाद मेरा भी एक यही विचार है, बजट को देखते हुए कामों की रफ्तार हम पकड़ेंगे पुरजोर तरीके से, बेहतर तरीके से काम, क्योंकि पिछले 2 साल में बहुत कम काम हुए। बिल्कुल, आप सभी ने इस वीडियो को देखा, इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें, ताकि हर घर तक सरपंच साहब की ये अपील और ये कार्य है वो पहुंचाए। सभी भक्तों को जय बाबा जयराम दास जी महाराज की जय।